स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। राजस्थान में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के सामने अगली चुनौती सीएम फेस को लेकर है। मरुधरा में बीजेपी के पास कई चेहरे ऐसे हैं जिनका नाम इस रेस में आगे है, जिनमें वसुंधरा राजे से लेकर राज्यवर्धन राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल का नाम चर्चा में गूंज रहा है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे कि कौन हो सकता है राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का, क्योंकि नाम कई हैं जो चर्चाओं में हैं। इनमें से एक नाम ऐसा है जिस पर मुहर लगेगी। वो नाम कौन होगा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। स्वर्णिम चतुर्वेदी, महासचिव पीसीसी, इस वक्त हमारे साथ है। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ है। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष जी, आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करती हूं, क्योंकि आप शुरुआत से लेकर अब तक लगातार न्यूज 18 राजस्थान के साथ इस चुनाव में जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपसे जानना बहुत जरूरी हो जाता है, वो कौन सा नाम, कौन सा चेहरा है जो आपको लगता है बीजेपी फाइनल कर सकती है राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए ममता जी, पहली चीज तो जो भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है, उस विजय के साथ में अब जो नया मुख्यमंत्री का चेहरे का चुनाव पार्टी को करना है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा साहब की टीम को लेना है। यानी हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उसको यह फैसला लेना है कि कौन नया मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुझे यहां लगता है कि दो तीन चीजों का पार्टी विशेष तौर पर ध्यान रखेगी। एक तो इस चुनाव में पार्टी को किस व्यक्ति की वजह से या किस मुद्दे की वजह से या किस कारण से वोट मिला, उस तो मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा कारण शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना चेहरा था। तो एक तो स्वाभाविक तौर पर नरेंद्र मोदी की पसंद हमको अगले राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए मिल सकती है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इस चुनाव में जिस तरह आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार जीतने में जो बड़ी भूमिका निभाई, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन वाली लिस्ट में भी हमने देखा कि आरएसएस के प्रभाव वाले बहुत सारे व्यक्तियों के नाम इस लिस्ट में हमको देखने के लिए मिले थे। तो मुझे दूसरा फैक्टर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन करते समय भी आरएसएस की पसंद का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करेगी। हमने देखा था कि पिछले दिनों में जब 2013 में वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो आरएसएस की वो स्वाभाविक पसंद नहीं थी और लगातार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस राजस्थान के अंदर एक द्वंद्व की स्थिति रही थी। मुझे लगता है कि इस बार 2024 के जैसे चुनाव आने हैं, चीजों को बहुत टाइमली डिलीवर करना है। शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी उस तरह का रिस्क नहीं लेगी और आरएसएस की पसंद का पूरा ध्यान रखेगी। तीसरी बड़ी चीज जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगती है, वो है कास्ट को साधने की कोशिश। जिस तरह हमने कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी देखा कि कास्ट इक्वेशन को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तरीके के साथ साधा, तो शायद एक बड़ी जाति या जो कह सकते हैं जो जाति का वोट भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में कम मिला, शायद उस कास्ट के इक्वेशंस को भी हम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख सकते हैं। और चौथा मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण हो सकता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान को बिलोंग करने वाले ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है, शायद रिवार्ड के तौर पर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है। तो ये चार बड़े फैक्टर मुझे लग रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चयन में शायद इन चारों चीजों पर ध्यान। ठीक है निरंजन जी, आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्योंकि 2024 को भी देखना है और 24 को देखते हुए ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाना है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या जो वरिष्ठतम नेता होगा उसे मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाएगी, या फिर जिसका अनुभव केंद्र में भी हो, राज्य में भी हो, जिसका जनाधार दोनों जगह हो, उसको देखकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए ममता जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले एक चुनावी वर्ष के अंदर
तमाम घोषणाएं और योजनाएं जनता के लिए लागू की, और इस बार जिस तरीके से वो उन्होंने भरसक प्रयास किया कांग्रेस के झंडे के नीचे कि राजस्थान के अंदर इस बार रिवाज बदला जाए, राज ना बदला जाए। और आपने देखा होगा उन चीजों का कहीं ना कहीं प्रभाव समाज में थोड़ा बहुत नजर आया राजस्थान के चुनाव के अंदर। आपने ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए ये चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई नया प्रयोग करती है तो जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने, आप ये मान के चलिए कि बिना सोचे समझे, बिना बजट के, और जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं लॉन्च कर दी, योजनाएं लागू कर दी, 53 जिले उन्होंने राजस्थान के अंदर घोषित कर दिए, तो तमाम चीजों के लिए एक समझ लीजिए बहुत अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होती है। क्योंकि उन चीजों को अगर आप समझ लीजिए रोल बैक करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के कोप भाजन का शिकार बनते हैं, और उन चीजों को अगर आप धरातल के ऊपर लाते हैं या उनको इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, आपको फंड भी बनाना पड़ता है, जनता के ऊपर आप एक्स्ट्रा बोझ भी नहीं लादना चाहते, और आप इस तरीके का कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे कि जनता की आकांक्षाओं की भी पूर्ति हो और आपको बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं हो, बहुत ज्यादा प्रदेश के ऊपर कर्ज भी ना बढ़े। तो ऐसे के अंदर इनको ये चाहेंगे कि कोई अनुभवी मुख्यमंत्री हो। और इस मामले के अंदर अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा राजे जी जिस तरीके से 2-3 बार सरकार पहले चला चुकी हैं, और उनका वहां पे विधायकों के ऊपर तमाम जो कांग्रेस के, जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है उनके साथ, और तमाम जो कांग्रेस के जो नेता जो चुनकर के आए हैं, यानी कि आप ये मान के चलिए कि इस बार राजस्थान विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो हम इस परिदृश्य को भी देख रहे हैं कि वहां पे विपक्ष इस बार बहुत स्ट्रांग और बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको विपक्ष का यानी कि अपोजिशन का लेकिन निरंजन जी, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, राज्य में भी अच्छी पकड़ रखते हैं, इनका नाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, लेकिन ममता जी मैंने आपको जो बोला अभी, आपने उस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर आपको अपोजिशन का सकारात्मक प्रभाव आपको चाहिए, सकारात्मक अपोजिशन की आवश्यकता है, तभी आप इतने बड़े कठिन लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी अशोक गहलोत जी के साथ भी उनकी एक मित्रवत प्रतिद्वंद्विता है, और जिस तरीके से उनकी कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ जो नेता हैं उनके अंदर उनकी एक निजी अपनी एक व्यवहारिक उनकी पकड़ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे जी इस रेस के अंदर सबसे आगे मैं मान के चल रहा हूं। और साथ में जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये मान के चलिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा राजस्थान के अंदर उठाया, और योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने देखा होगा कि टपुकड़ा की रैली के अंदर एक संकेत दिया था कि तिजारा जो है वो राजस्थान का सितारा होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयोग, सफल प्रयोग जो था, वैसा ही प्रयोग अगर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी करना चाहेगी तो मेरे हिसाब से दूसरे नंबर पे यहां पे योगी बालकनाथ जी को मैं ये मान के चल रहा हूं कि रेस के अंदर। और आज जैसे कल की खबरें हैं कि भाई कल रात को योगी बालकनाथ जी को यहां केंद्र ने बुलाया भी है, और मंत्रणा भी उनकी आज को मीटिंगें भी चल रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है, ऊंट किस करोड़ बैठता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चीज और है ममता जी, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि जब ये कोई भी फैसला, ऐसा निर्णय करते हैं तो सबको चौंकाते हैं। आपको मैं बता दूं, जब महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन का काम चल रहा था उस टाइम में कई टीवी चैनलों के ऊपर मैंने ये कहा था कि शायद एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं महाराष्ट्र के आगे। तो कई लोगों ने उस समय मेरी बात का मजाक उड़ाया था। लेकिन जिस दिन ये निर्णय हुआ कि फडणवीस जी को डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया और एकनाथ सिंह, ये एक बिल्कुल अप्रत्याशित फैसला था। शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी ऐसा कोई अप्रत्याशित फैसला करके, ये बात आपने बहुत सही कही निरंजन जी, क्योंकि हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी वो कर देती है जो हम सोच भी नहीं पाते, जिनकी चर्चाएं भी नहीं हो पाती हैं, और अंतिम में वो प्रत्याशी या फिर वो चेहरा सामने आ जाता है जो दूर दूर तक कहीं होता ही नहीं है रेस में। मैं इस पर डिस्कशन आपसे और करूंगी, लेकिन हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हैं जो महासचिव हैं पीसीसी के। स्वर्णिम जी, क्योंकि हम चर्चा अभी नए मुख्यमंत्री की कर रही हैं, आपकी नजर में कौन है नया मुख्यमंत्री? आप किसे देखते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे को आगे ला सकती है? देखिए, मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए 60 सभाएं करने वाली वसुंधरा राजे जी को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, कमल के निशान पर वोट मांग रहे थे। लेकिन हमारा तो एक उद्देश्य है, हम तो ये कहते हैं कि सशक्त विपक्ष की भूमिका हमें दी है, 70 सीटों के साथ हम वो निभाएंगे। बस अब हमें इंतजार है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये निर्णय लेगी कि अब पेट्रोल डीजल से वैट कम होगा और हरियाणा से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में देंगे। हमें इंतजार है कि जब मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को वो आगे तक लागू रखने के, कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू रखने की निर्णय लेंगे। सिर्फ उस चीज का इंतजार है और उसकी जल्दबाजी है। हम ये भी चाहेंगे कि जब बार बार बात हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि खजाना, तो खजाना तो क्या राजस्थान में जो टैक्स लेती है वो जनता के लिए तो लेते हैं। अरे जनता पे अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, मैं चाहे इसके लिए लोगों को बचाने के लिए अपना पूरा खजाना अगर खाली करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा करके दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान में तो अब एफआईआर जो हमने कंपलसरी की थी वो कंपलसरी रहेगी। एफआईआर दर्ज होकर के कोई पीड़ित हो उसको न्याय मिलता रहे, जो हमने पहल की वो ये लागू रहेगी, ना कि अन्य प्रदेशों में जैसे हमने देखा कि अपराधियों को संरक्षित किया गया, एफआईआर दर्ज न करके अपराध छुपाए गए, ऐसा ना हो। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेगी उन्हें जो मुख्यमंत्री बनाना। ठीक है, नेता विपक्ष कौन रहेगा ये बता दीजिए फिर स्वर्णिम जी। कल हमारे बैठक है विधायक दल की, आपके सामने आ जाएगा और हमारी तो कल ही बैठक है, उसमें निश्चित रूप से निर्णय होकर के आ जाएगा। लेकिन जो मुद्दे मैंने आपको बताया, जो भारतीय जनता पार्टी के निर्णय थे, ईआरसीपी अब राष्ट्रीय परियोजना बने, बिल्कुल इसके हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि 100 यूनिट बिजली और किसानों को 2000 यूनिट बिजली निरंतर मिलती रहे निःशुल्क। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार है उनको जिस तरह से निर्णय ले रहे हैं देखेंगे। और हमारा जो भूमिका अब है विपक्ष में बैठ करके सरकार को चेताने की, वो हम निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह जो 5 साल तक कहना चाहिए कि कुछ संघर्ष नहीं किया, ना हमें सुझाव दिया, ना हमारी विरोध किया, ऐसा काम हम नहीं करने वाले हैं। लगातार संघर्ष जारी रहेगा क्योंकि चुनाव हारे, हौसले नहीं हारे। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूं। विकास बारहट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास जी बहुत धन्यवाद आपका, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। विकास जी, सवाल अब आपसे ही रहेगा क्योंकि खुशी तो आपके चेहरे पर नजर आ रही है, 3 हिंदी भाषी राज्य में क्लीन स्वीप मारे हैं, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। साथ ही सवाल मेरा ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हर एक ये जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा क्या नया लेकर आएगी या फिर पुराना ही लेकर आएगी, चेहरा क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं मेरी इस वक्तव्य की शुरुआत जो है वो एक लाइन से करूंगा, जो कल आपने देखा हो तो नरेंद्र मोदी जी जब संबोधित कर रहे थे देश को, तो पीछे लिखी हुई थी कि सपने नहीं हकीकत बुनते, इसीलिए सब मोदी को चुनते। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को जो है वो बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हित में दिया है, अपनी लोक कल्याणकारी और लोकप्रिय सरकार के लिए दिया है। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, कल ही जो है वो चुनावों का रिजल्ट आया है और अब जो है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को तय करना है कि कौन जो है वो राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कमान संभालेगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व के पटल के ऊपर निरंतर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है, उसी प्रकार के नेता कोई ना कोई हमारे मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान की बागडोर संभालेंगे और जल्द ही वो नाम आपके सामने होगा। लेकिन फिर भी विकास जी, आपको क्या लगता है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेताओं के बीच आप बैठते होंगे, क्या लग रहा है किन किन लोगों का नाम चर्चा में है? क्या नाम अर्जुना मेघवाल का नाम क्योंकि हम सुन रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम सुन रहे हैं, बाबा बालकनाथ का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, वसुंधरा राजे का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है, दिया कुमारी का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। कहीं ये कश्मकश तो नहीं हो जाएगी, नाम बहुत ज्यादा हो गए हैं? तो मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अभी भी देखें तो इस देश का नेतृत्व कौन कर रहा है? एक आम चाय बेचने वाले परिवार का जो है वो व्यक्ति आज इस देश का नेतृत्व कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो है वो इस लायक है कि उसे राजस्थान की अगर बागडोर सौंपी जाए तो वो पूरे राजस्थान को बांध कर एकजुटता के साथ आगे ले जाने का कार्य करेगा। तो मैं मानता हूं प्रत्येक कार्यकर्ता में इतने पोटेंशियल है और सभी जो है वो योग्य हैं, जिनके नाम लिए वो भी योग्य हैं, वो सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सभी अनुभवी हैं और सभी इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब इनमें से किसी एक को चुनना है और वो उस कार्य के लिए पार्टी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड को अधिकृत कर रखा है
और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो सभी के मन को, जनता के मन को, आप सबके मन को, नेतृत्व के मन को और आम कार्यकर्ता के मन को ध्यान में रखते हुए जल्द ही कोई ऐसा सर्वमान्य नाम आप और हमारे सामने प्रस्तुत करेगा। जी ठीक है आशुतोष जी, क्या पुराना जो नाम चर्चाओं में है, क्योंकि वसुंधरा राजे का नाम लगातार लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि पुराना चेहरा यहां पर दोहरा सकती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल ममता जी, देखिए इस बात में किसी को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वसुंधरा राजे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार दाव खेल सकती है। हालांकि इस नाम को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इस बात की संभावनाएं मैं ज्यादा प्रकट करना चाहता हूं कि कोई नया चेहरा, कोई नया नाम और आरएसएस बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति, मुझे लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग, कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए मुख्यमंत्री का चेहरे का चयन होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस राज्य के मुख्यमंत्री का चयन होना है। और इन सबसे बड़ी बात है कि जो तमाम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी की कोई अनोखी वेव इस बार राजस्थान में देखने के लिए नहीं मिल रही थी, पर जिस तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ में सरकार बनाने के लिए मौका दिया है, तो शायद केंद्रीय नेतृत्व इस बात का ध्यान रखेगा कि जनताओं की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर दिया जाए। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आरएसएस बैकग्राउंड और साथ में जनता के साथ में पार्टी को एकजुट रखने वाला एक चेहरा हमको शायद मिलेगा, और वो इन तमाम चर्चाओं से परे भी नाम होने की संभावना ज्यादा लगती है। क्या लगता है आपको आशुतोष जी, आप किसके बिहाफ पर कह रही हैं? कौन है वो नेता जिसको आप अपने नजरिए से देखते हैं कि ये आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है और एक नया चेहरा हो सकता है? देखिए ममता जी, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यहाँ जो नेता आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, सामने दिखते हैं, उनके अलावा इतने बड़े कार्यकर्ताओं की फौज आरएसएस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हुई आपको नजर आती है कि शायद आम जनता उन चेहरों को नहीं जानती है, उन चेहरों को नहीं पहचानती है, लेकिन संगठन के लिए कितनी मजबूती से नींव के पत्थर के तौर पर वो तमाम आरएसएस के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हुए दिखते हैं। हालांकि मैं नाम पर अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं बार बार आपको एक चीज के लिए कह रहा हूं, और वह चीज यही है कि आरएसएस बैकग्राउंड के एक बड़ा नेता, 2-3 बड़े नाम आरएसएस बैकग्राउंड के इस समय चर्चाओं में हैं। शायद उनमें से कोई हमको मुख्यमंत्री के तौर पर देखने के लिए मिले। राजनीतिक अनुभव की अगर आप बात करेंगे तो इन दोनों तीनों चेहरों के पास बड़े राजनीतिक अनुभव है। सीधे मुख्यमंत्री तो नहीं रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्रियों को बनाने वाले ये 2-3 नाम रहे हैं, और हमको इंतजार कल तक करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नेता हमको शायद देगी जो राजस्थान के लिए भी मुफीद हो और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद हो, और उससे ज्यादा बड़ी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव की मुफीद हो। ठीक है विकास जी, क्योंकि 2024 का चुनाव है और उसके पहले आपने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, क्या मानेंगे वो कौन सी रणनीति रही जिसके बिहाफ पर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों में जीत दर्ज की? एक ही रणनीति है, मैं आपको बताऊं, जो पिछले 9.5 साल से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर लागू की है, और वो नीति है अंत्योदय, सबसे अंत में खड़े व्यक्ति का भी विकास, सबको साथ लेके सबका विकास। और इसी नीति का परिणाम है, मैंने आपको कहा ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते। हम कोरे सपने, कोरी लुभावनी स्कीम्स, इनकी घोषणा, इनमें विश्वास नहीं करते। नरेंद्र मोदी का नाम है गारंटी, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उसको अचीव करके दिखाते हैं। इसी नीति का परिणाम है। और आज 9.5 साल ही नहीं, आप देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है, जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री गए, एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार जीते। और आज तक वो गुजरात जो हाइब्रिड स्पीड को अचीव कर चुका है, आज तक गुजरात निरंतर जीते जा रहा है, और वही केंद्र में आपने देखा है। तो इसकी एकमात्र नीति है, सबसे सरल नीति है कि खुद को सबसे पीछे, अपने हितों को सबसे पीछे, परिवारवाद को सबसे पीछे, और जनता को सबसे आगे, उनके हितों को आगे, और सबका समान विकास। यही नीति है जिसकी वजह से निरंतर पूरा देश जो है वो मोदी में, भाजपा में होता जा रहा है। और उसी की परिणति है कि किस प्रकार ये 3 राज्य जो है, इसमें जनता ने यह भूतपूर्व जनादेश भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को और कमल के निशान को दिया है। और मैं मानता हूं कि 2024 को लेके अब शायद किसी के मन में संशय नहीं है, किसी के मन में कई अलायंसेज जो बने थे, मुझे लगता है कि उनकी नींव जो है वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। जल्दी आप देखेंगे कि उनकी कैसी कैसी मीटिंग्स और कैसे कैसे एजेंडा जब आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, और 2024 के चुनाव का एक क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी चेहरा थे और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा थे, क्या आपको ये नहीं लगता कि पहला चेहरा दिखाना भी नुकसानदायक हुआ है?
देखिए, मैं तो एक बात आपको कहना चाहता हूँ। मैं तो जयपुर में बैठा था, यहाँ पे जयपुर में मैंने देखा था प्रधानमंत्री जी ने एक रोड शो भी किया था। जिन 3 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया था उनमें से 2 हार गए और एक बड़ी मुश्किल से एक बाबा जी जीते हैं 900 वोट लेकर के। लेकिन यहाँ पे आप अगर एनालिसिस करेंगे, राजस्थान में हुआ क्या है, 9 सीट भाजपा वो जीती है हमारे से, जिनमें 200, 300, 400 ऐसे करके 700 1000 वोट के अंदर है, और बाकी की 10 सीट ऐसी जीती है जो 2000 के आसपास का उनका मार्जिन रहा है। कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई करिश्मा तो यहाँ पे नहीं रहा। लेकिन हाँ, अब जीत गए हैं, बधाई है, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने गारंटियां दी हैं, तो आशा करते हैं कि जो जन कल्याण की योजना है वो जारी रहेंगी। पेट्रोल मैंने कहा सस्ता होगा, 450 रुपए में डीजल मिलेगा, कर्मचारियों को ओपीएस मिलता रहेगा। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे, ईआरसीपी को वापस 450 में डीजल, भाई साहब ये बीजेपी की सरकार है, 450 में डीजल नहीं मिलेगा। 450 कहाँ डीजल, अब बीजेपी की सरकार है। चलिए, अब आपको और सस्ता डीजल मिलेगा। बोल रहे थे, मैं ठीक है, बहुत धन्यवाद आप चारों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन होगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता जो आगे चलकर कमान संभालेगा राजस्थान की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। जो नाथद्वारा से मैदान में थे, वहीं ओसिया से दिव्या मदेरणा, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से चुनाव हार गए हैं। वहीं विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश भी अपनी सीट नहीं बचा सके। गौरव वल्लभ को भी उदयपुर से हार मिली है। राजस्थान में कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा के दौरान भी की थी, और जो बात पीएम मोदी ने कही वो बिल्कुल सही साबित हुई। पीएम मोदी की भविष्यवाणी भी आप सुनिए। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। इससे अलग दिया कुमारी की जीत ने तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिया कुमारी ने 71,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को धूल चटा दी। जयपुर शहर में जमकर बीजेपी की लहर चली। किशनपुर और आदर्श नगर की सीट को छोड़ दें तो जयपुर पूरी तरह से भगवा में हो गया। वहीं कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए इसे एक सबक बताया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी जीत के बाद लक्ष्मणगढ़ की जनता का आभार भी जताया। राजस्थान की जनता ने जो निर्णय दिया है लोकतंत्र के हक में, हम उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने बहुत अच्छे काम किए थे। जो जनता ने जनादेश दिया है उसका हम स्वीकार करते हैं, और निश्चित रूप से 5 साल जनता के बीच में रहेंगे। विपक्ष में जनता ने बिठाया है, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं और विपक्ष की भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे। परिणाम अच्छे ले सकती थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने जिस तरह से कहा था 60% टिकट बदलने चाहिए, मंत्रियों के खिलाफ जनता है, विधायकों के खिलाफ जनता है, शायद मेरे हिसाब से टिकट नव युवकों को देते या परिवर्तन करते तो निश्चित तौर से हम जीतते। परिणाम जो हम देख रहे हैं उसका श्रेय जो है मैं निश्चित तौर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा। हालांकि कांग्रेस के कुछ मंत्री अपनी सीट बचाने में कामयाब भी रहे। इनमें शांति धारीवाल और ब्रजेंद्र ओला का नाम भी शामिल है। वहीं अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली ने बड़ी जीत दर्ज की है। प्रतिक्रिया यही है कि सेवा करते आए और सेवा करते रहेंगे। जीत का मार्जिन कम रहा सर? मार्जिन कम रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा ना आपसे कि जिस प्रकार से सांप्रदायिकता को का जहर घोला गया था, कई लोग बह गए उसमें। राजस्थान विकास की जो लोग